हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। अच्छे, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फॉर एवर में। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, जिसका आज है हमारा लास्ट लेक्चर, यानी कि कौन सा नंबर है, 6 नंबर का आज हम वीडियो पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको अपना जो पहला चैप्टर है वो अच्छे से अपना प्रिपेयर करना है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने क्या समझा था, लेंसेज के बारे में समझा था। अभिसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने समझा था। जिसने भी नहीं देखा है पिछला वीडियो उसको ज़रूर उसको देख लीजिएगा आप लोग, और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी मन लगा कर करिए, ठीक है। बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ मैं आप लोगों के लिए। ऐसे ही अभी साइंस चल रहा है, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बस दिल लगाकर आप लोग पढ़ाई करिए। इसी तरीके से अपना साथ और प्यार बनाए रखिए, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट लेक्चर मैं प्रोवाइड कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है। जैसे कि हमने दर्पण में भी पढ़ा, रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इनका जो रेशियो होता है, यानी कि इनका जो अनुपात होता है, उसे ही हम कहते हैं क्या, रेखीय आवर्धन। उसी तरीके से बच्चों लेंसेस में भी हमें क्या पढ़ना है, रेखीय आवर्धन पढ़ना है। तो देखिए लेंस में भी वही होता है, क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, v से, और वस्तु की लंबाई जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, वस्तु की लंबाई, इसको हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों, u से। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो हम यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे, तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु, क्या, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन। क्या कहेंगे बच्चों, रेखीय आवर्धन। साथ साथ में बोलते हुए चलिएगा, और जैसे ही मैं एक चीज़ कंप्लीट करूं आप उसको अपनी कॉपी में वीडियो को रोक करके नोट करेंगे। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। नोट करते हुए चलेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। जैसे ही अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा आप पिछले को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब रेखीय आवर्धन को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, तो मैं कहूँ कि जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m से। किससे, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ में। तो जिस तरीके से हमें दर्पण में पढ़ना होता है रेखीय आवर्धन, उसी तरीके से हमें लेंसेज में भी पढ़ना होता है। क्या होता है रेखीय आवर्धन, अभी बताया। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों का जो रेशियो होगा, इनके अनुपात को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन, और इसको किससे हम लोग लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आप देखिए लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र। क्या है, लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र। तो जो लेंस का सूत्र होता है वो क्या होता है, और दर्पण का जो सूत्र है वो क्या होता है, इसको चलिए समझते हैं। देखिए लेंस का सूत्र बराबर क्या होता है, m1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन अगर मैं यही कहूँ दर्पण में, तो इसका सूत्र क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u। दोनों तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। क्या होता है, अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पे साइन क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन क्या है, साइन कैसा है, निगेटिव। कहाँ पे, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, देखो साइन क्या है, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, यही अंतर होता है। लेंसेज में क्या होता है, जो सूत्र होता है उसमें माइनस, और जो दर्पण होता है उसमें सूत्र बीच में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, f बराबर क्या होता है, r/2। यहाँ पे भी हमने समझा था f बराबर क्या होता है, r/2। आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला, लेंस की क्षमता क्या होती है। देखो जब हमने लेंसेज पढ़ा, गोलीय लेंस कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। क्या क्या पढ़ाया था, कौन कौन से टाइप, अवतल और उत्तल, 2 ही तो बताया।
तो अवतल और उत्तल यानी कि जो ये लेंस है उनकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है। जब लेंस की थ्योरी मैंने आपको बताई, अवतल और उत्तल दोनों में डिफरेंस बताया था, तो वहाँ पे एक शब्द बोला था मैंने, उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस क्या होता है, जब वो प्रकाश की किरणों को क्या करते, ढेर सारी प्रकाश की किरणों को ले जाके एक जगह पर केंद्रित कर दे, तो वो कैसा लेंस, अभिसारी। और ये होता कौन है, उत्तल लेंस। अवतल में क्या बताया था कि ऐसा लेंस जो है वो किनारों पर क्या होता है, मोटा और बीच में पतला, और इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। क्यों, क्योंकि ये जो है प्रकाश की किरणों को, जैसे एक साथ प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो अगर आप इसके सामने अवतल रख दो तो ये प्रकाश की किरणें चारों दिशा में फैल जाती हैं, जिस वजह से इसको क्या नाम हम देते हैं, अपसारी लेंस। तो लेंस की क्षमता का जो मैं कहूँ थ्योरी यहाँ पे क्या निकल के आएगी कि लेंसेज द्वारा, या मैं बोलूँ लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने तथा समेटने, क्या, समेटने या एकत्रित करने, समेटने या एकत्रित करने की क्षमता, करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं उसे, क्षमता को क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता। क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। आगे बात समझ में, क्या मैंने कहा कि लेंस द्वारा प्रकाश को फैलाना या फिर एकत्रित करना, ये जो क्षमता है लेंस की, इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, यानी कि जिसको हम कहेंगे लेंस की क्षमता। अच्छा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, क्या होता है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है क्या, डायोप्टर। क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, डी से। किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग इसको, डी से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अब क्या है, लेंसेज के उपयोग। क्या हमें पढ़ना है, लेंसेज के उपयोग। तो कई बार देखा होगा कि जो घड़ी बनाता है, जिसको हम कहते हैं घड़ी साज, है ना, वॉच मेकर, तो वो क्या करता है, घड़ियों में बहुत देखा, वो छोटे छोटे से पुर्जे होते हैं, जैसे इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो उसको देखने के लिए किस लेंस का यूज़ करता है, तो वो उत्तल लेंस का यूज़ करता है। तो इसका अगर हम कहें लेंसेज का उपयोग, तो घड़ी साज द्वारा छोटे छोटे पुर्जों को देखने में किया जाता है, किया जाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगर मैं कहूँ उपयोग क्या होगा इसका, तो डॉक्टर द्वारा आँख कान नाक इत्यादि के जांच में किया जाता है। कहाँ पर, इत्यादि के जांच करने में भी किया जाता है, जांच करने में किया जाता है। और उपयोग की अगर हम बात करें, और इसमें कौन सा लेंस होगा, उत्तल ही होगा। ठीक है, कौन सा लेंस यूज़ करेगा, वो उत्तल लेंस का यूज़ करेगा। नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड नंबर पे दूरदर्शी जो होता है, सूक्ष्मदर्शी जो होता है, उसमें अगर सूक्ष्मदर्शी में छोटी छोटी चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो कहाँ पर यूज़ करेंगे, उत्तल लेंस का यूज़ कहाँ होता है, सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है। किस में किया करेंगे हम लोग, सूक्ष्मदर्शी में। तो उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है। किसमें, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयोग हमने पढ़ लिया। देखो इन तीन मैंने लिखा दिए हैं, वैसे आपसे दो ही पूछे जाते हैं, तो अगर एक एक्स्ट्रा याद रखोगे तो हो सकता है मान लो एक आध भूल जाओ, तो बाकी और तो याद ही रहेगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे कि आप खड़े हो, बगल में आपकी क्या है, साइड में आपकी छाया दिखती है ना, क्या दिखती है, साइड में आपकी छाया दिखती है सॉरी मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे ए पॉइंट एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ए पॉइंट से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ए पॉइंट से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमें हमारी आंखों को जो रिफ्लेक्ट करके वो हमें दिखाई देंगी। क्या होगा, कोई भी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन जब उसका होता है तो वो हमें किसी और बिंदु पर दिखाई देती है। तो यही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। क्या होता है ये बच्चों, प्रतिबिंब होता है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के टाइप की। तो यहाँ पे होता है क्या, दो टाइप। प्रतिबिंब के टाइप की बात करें तो यहाँ पे होता है दो टाइप। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है वास्तविक और एक होता है क्या, कौन सा प्रतिबिंब होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है क्या, आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा और आभासी क्या होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसमें एक बिंदु से चलने वाली सूर्य के प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद जब दूसरे बिंदु पर हमें वास्तविकता में मिलती हुई दिखाई देती हैं। कैसे, वास्तविक में हमें दिखाई देने लगती हैं, तो वो हो कैसा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, एक बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो दूसरे बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वो वास्तविकता में मिलती नहीं है। तो वो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आभासी। सरल शब्दों में समझें तो अगर हमें दिखाई दे रही वास्तविकता में तो वो वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अगर वास्तविकता में वो मिल नहीं रही हैं तो वो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला हेडिंग क्या है, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। क्या है, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। मान लीजिए क्या है, किसी लेंस या दर्पण का ये है मुख्य अक्ष, जहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, जिसका नाम हम लोग रहते हैं P और Q। ठीक, नाम हमने रखा P और Q। ठीक, तो देखो संयुग्मी फोकस क्या होगा, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो इस पर बनेगी, इसका प्रतिबिंब इस वाले पे बनेगा, और यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें इनका जो प्रतिबिंब है वो इस पॉइंट पे बनेगा। मतलब इधर से जो प्रकाश की किरणें जा रही इनका प्रतिबिंब यहाँ पर, और यहाँ से जो चल के आ रही है उनका यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहेंगे, संयुग्मी फोकस। क्या कहेंगे बच्चों, संयुग्मी फोकस। आगे बात समझ में, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। देखो, प्रकाश किरणों की क्या होती है, उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं। ठीक, तो जब भी कोई प्रकाश की किरणें जैसे चल रही हैं तो परावर्तन के बाद यदि वो अपने मार्ग से क्या हो रही, हट रही हैं, तो उसे ही क्या कहेंगे, उत्क्रमणीयता कहते हैं। किसकी, प्रकाश के, किसकी कहेंगे, प्रकाश किरणों की क्या कहेंगे, उत्क्रमणीयता। ओके, अगला देखिए क्या लिखा है। अच्छा, मान लीजिए समांतर पार्श्व वाले कई माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है, कैसा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ माध्यम दिए गए हैं, यहाँ पे जो ए लिखा गया है उसका मतलब है एयर, W लिखा गया है उसका मतलब क्या है, वाटर, और यहाँ पे देखो AW और क्या लिखा है G, और G का मतलब यहाँ पे है ग्लास यानी कि कांच, इसका मतलब क्या है, कांच। तो यहाँ पे तीन माध्यम हो गए, एक तो एयर, एक तो वाटर और एक ग्लास। तो यहाँ पे लिखा समांतर पार्श्व वाले कई माध्यमों से गुजरने वाला जो प्रकाश है या गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा। तो देखिए, पहले तो एयर में आई, फिर वाटर में आई और फिर किस में आई, ग्लास में। अगर मैं कहूँ ये वाटर हो गया और नीचे ग्लास है और ऊपर क्या है, हवा। तो पहला माध्यम ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इनका क्या होगा, अपवर्तन कैसे निकालेंगे। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक, और गुणे में क्या हो जाएगा, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो A&W इंटू पहले क्या है A, फिर है W, फिर है क्या G। तो A पहले W के साथ, फिर W G के साथ में, और फिर G किसके साथ में, A के साथ में। तो A&W इंटू W एंड G इंटू क्या हो जाएगा, G, यानी इनका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमेशा 1। क्या निकल के आएगा, 1। तो इस तरीके से आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे, ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने क्या किया, अपना एक पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया कंप्लीट। अब जो आगे वाली वीडियो आएगी उसमें बता दूं क्या हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग क्या उसमें करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। इस वाले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो थ्योरी अभी तक पढ़ाई है
उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगर थ्योरी अच्छे से आती रहेगी तो ही आप न्यूमेरिकल याद कर पाओगे। और फॉर्मूले जो भी बताए हैं वो सब याद रखना। और एक चीज़ आप कमेंट करो कि जो मैंने बताया था जब मैंने दर्पण पढ़ाया तो उसमें बताया था रेखीय आवर्धन कब पॉजिटिव रहता है और कब निगेटिव रहता है ना, बताया था। तो ये कब होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। जितने बच्चों ने भी वो वीडियो पढ़ा होगा सबको याद होगा, तो ज़रूर से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा।